हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा से आप लोग अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जो रेगुलर क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कोर्स हैं, आप अपना सब्जेक्ट है उसको उस तरीके से गाइडेंस जो वहाँ मिल रहा है उसका आप पूरा प्रॉपर तरीके से लाभ ले सकते हैं। दीपावली का त्योहार चल रहा है, साथ में आपके एग्जाम्स का भी समय है, तो आप अपना जो त्योहार है इसके साथ साथ अपनी स्टडी को भी जारी रखिए। यूजीसी जो टीम है गुरुकुल की, वो आप लोगों के लिए बेहतरीन जो वर्क है वो लेकर आ रही है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो है राजनीति विज्ञान विषय की जो पीवाईक्यू अपन सॉल्व कर रहे थे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनसे संबंधित। तो काफ़ी बेहतरीन सेशन होने वाला है आज का अपना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा आप और क्या क्वेश्चंस चाहते हैं या किस टाइप से क्वेश्चंस चाहते हैं, जैसे टॉपिक वाइज है या जो भी आप लोग जिस तरीके से कि भाई पीवाईक्यू में पेपर वाइज हैं या पेपर में जो टॉपिक वाइज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो भी कमेंट है वो आप वीडियोस में ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी आप लोगों के बारे में पता लग सके कि आप लोग किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। चलिए बात करें आज का पहला क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था। तो सबसे पहले मैं ब्रिक्स की चर्चा करूं तो देखिए 2006 में एक संगठन की कल्पना की गई या निर्माण ही हो गया था, जिसको हम कहें BRIC। तो ये चार देशों के चार पहले नाम थे: ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर यहाँ पर एस जुड़ा यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ा, और ये पांच देशों का समूह हो गया, जिसे अपन ने ब्रिक्स नाम दिया गया। हालांकि जो ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में, इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, और 2010 में इसका जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था वो ब्राजील में आयोजित हुआ था। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2010 हो जाएगा। इन्होंने ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है ताकि जो IMF वगैरह हैं इनको अपन चुनौती दे सकें, और ये काफ़ी अच्छी उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। 2024 में ब्रिक्स में एक नया बदलाव किया गया और चार नई कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया। तो आप जैसे मानचित्र में देख सकते हैं कि जो इजिप्ट है, सऊदी अरब है, इथोपिया है, UAE है, ईरान है। सऊदी अरब को बुलाया गया है, अभी इसको पूरी तरीके से शामिल नहीं किया गया है। बाकी ये जो कंट्रीज हैं ये शामिल हो चुके हैं। तो अभी अपना जो ब्रिक्स है 5+4 नए कंट्रीज, तो 9 कंट्रीज का समूह हो गया है, और जल्द ही आपको सऊदी अरब भी इसमें देखने को मिलेगा। तो ये करंट अफेयर्स के हिसाब से आप लोग थोड़ा सा याद रखना कि जो ब्रिक्स है अब इसकी संख्या में वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो अभी जो करंट के 2025 के जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं, इसको लेकर अपने चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि करंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको नोबेल पुरस्कार से जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको प्लीज याद रखिएगा। और यहाँ अपन बात करें तो काफी इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि हर्बर्ट साइमन है, इनको जो है वो लोक प्रशासन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो जो न्यू स्टेट पुस्तक है ये MP फॉलेट की है। जो न्यू स्टेट पुस्तक है ये MP फॉलेट की है। तो डायरेक्ट अप्लाइड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद भी रखिए, द न्यू स्टेट बुक किसकी है, तो ये MP फॉलेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है। तो अनौपचारिक यानी कि इसमें जैसे ऑफिशियल बातें नहीं हुई हैं, अनऑफिशियल बातें हुई हैं। तो इसका अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि जैसे मान लो अगर कोई इंटरव्यू होता या कोई कॉन्फ्रेंस होती, तो उसमें वो औपचारिक बातें होती, उसमें सीमित शब्द होते और सीमित चर्चाएं होती। लेकिन यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो एकल छोर भी इसका सही हो जाएगा, संभावना भी सही हो जाएगा, और गप्पे मारना भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो जो अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन है ये टेलर ने किया है, अमेरिकी विचारक थे टेलर। इनका जो कहना था कि किसी कंपनी में यदि कोई उत्पाद हो रहा है
और वो उत्पाद काफ़ी बेहतर चल रहा है तो कंपनी को उसके ऊपर ज़्यादा सुधार की आवश्यकता नहीं है। कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए जिनमें सुधार की आवश्यकता है। तो इसे अपवाद का सिद्धांत कहा गया था। तो ये ध्यान रखना, ये किसके द्वारा दिया गया, ये टेलर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, कौन सी विचारधारा प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो वैसे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस्तेखेनोवाद हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है इस्तेखेनोवाद। ये देखिए, ये अपने साइकोलॉजी का नियम भी है कि समाज में जो विचारधारा है उसमें यदि व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कार, ताकि अप्रिशिएट, और जो गलत कार्य कर रहा है उसको दंड दिया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कह रहा है कि यदि उत्पाद को वृद्धि करनी है तो व्यक्तिगत पुरस्कार की पहल की जानी चाहिए और इसका सहारा लिया जाना चाहिए ताकि उत्पाद को और बेहतर ढंग से बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, भारत पाकिस्तान संदर्भों को लेकर अपना क्वेश्चन है और भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। बिल्कुल, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है उसमें शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय और कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल एक हो जाएगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल जो एक है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 20वीं सदी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? प्रजातंत्र के लिए नागरिक आंदोलन जो चलाया गया वो ध्यान रखना, वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था। ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया। जयप्रकाश नारायण जो इंदिरा गांधी के विरोधी भी रहे और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा, ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने तो सप्त क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो प्रजातंत्र के लिए नागरिक, ये आंदोलन किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं जो शीत युद्ध से संबंधित है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे लिए। तो यदि आप एक बार चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि जो भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर बेहतर लाभ मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है? बिल्कुल करता है। इसमें निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा नए राज्यों के सही रूप को बताता है? देखिए, शीत युद्ध जो हुआ था वो दो महाशक्तियों के बीच में, जिनकी अगर अपन बात करें 1945 से 1991 के बीच में शीत युद्ध लड़ा गया था। एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूएसएसआर। ऐसा युद्ध जो बिना हथियारों के लड़ा गया और वाद विवाद या बातों के आधार पर लड़ा गया, एक दूसरे के ऊपर अपनी जो विचारधारा है, ये पूंजीवाद और यहाँ पर साम्यवाद, दोनों देश अपनी विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे। इनको एक दूसरे को इसको लेकर नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो ये शीत युद्ध कहलाया। शीत युद्ध के अंत में जो सोवियत संघ की स्थिति थी वो खराब हो गई थी और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे सोवियत संघ का विघटन होने लगा। जो सोवियत संघ के 15 जो समूह थे गणराज्य, वो इससे धीरे धीरे अलग होने लगे। तो इसमें अगर अपन बात करें युगोस्लाविया के जो 5 पृथक राज्य हैं, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर वो बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवानिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको याद भी करना है। 5 जो अलग अलग राज्य अलग हुए हैं वो बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवानिया। नेक्स्ट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं पुराने क्वेश्चंस में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्न में से किससे संबंधित था? तो देखिए अगर अपन बात करें तो जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था वो वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में गठन हुआ था। हालांकि इन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया था और इन्होंने अपनी 15 रिपोर्टें यहाँ पर पेश कर दी थी तब तक, और इन्होंने अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग जो अपना वो प्रतिवेदन दिया था। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है चौथा प्रतिवेदन। जो फोर्थ जो इनकी रिपोर्ट है वो किसके ऊपर आधारित थी? तो देखिए, सूचना का अधिकार, मानव संपदा का व्यापक विस्तार, संकट प्रबंधन, तो शासन में नैतिकता, जो इसका संबंध है वो किससे है? शासन में नैतिकता से। जो राइट आंसर हो जाएगा वो शासन में नैतिकता हो जाएगा।
तो इसकी जो तारीख है वो भी ध्यान रखना, 31 अगस्त 2005 है इसकी जो है स्थापना की डेट है, तो ये डेट अपने को याद रखनी है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट अपन बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है सार्क से संबंधित। सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन द्वारा शामिल किया गया? तो वैसे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अपन चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अपन बात करें कि 8 दिसंबर 1985, ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका ढाका में एक संगठन की स्थापना हुई, सार्क, जिसको अपन तक्षेश भी कहते हैं। शुरुआत में 7 देशों का समूह था, बाद में 8वां देश जुड़ा, अफगानिस्तान, जो नवीनतम सदस्य था। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान जो देश है वो बाद में जुड़ा, और उसकी अगर अपन चर्चा करें तो ये जो देश है ये 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में इसका जो है ये जुड़ा था। और भारतीय महाद्वीप के जो पड़ोसी देश हैं वो, या भारत के पड़ोसी देश हैं वो इसके सदस्य हैं, जिसमें अपन बात करें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान तो हो ही गया, इधर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और स्वयं भारत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इन देशों का गठन हुआ है। तो ये सार्क जो है इसको साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, तो जो सहयोग संगठन है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, 8 दिसंबर 1985 इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? ध्यान रखना, कौन सी संसदीय यानी कि संसद पर जो नियंत्रण की जो विधियां हैं उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो अपन बात करें कि विपक्ष द्वारा देखो जो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, बहस की जाती है किसी विषय पर, ठीक है, और इसके अलावा प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये संसदीय नियंत्रण की विधियां हैं। तो अगर अपन ऑप्शन के आधार पर देखें तो राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं, संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस या बजट पर चर्चा, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट अपन देखें, किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है? तो देखिए ये लोक निगम है, ये अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी विशेषता है, और अमेरिका में इनको कांग्रेस की बिना सर की सरकार भी कहा जाता है। तो ये जो लोक निगम है, और ये डब्ल्यू ए रॉबन्स की ये है, ये इन्होंने 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा है इनको। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? तो वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए निर्माण जो होता है वो प्रशिक्षण होता है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी सुधार के माध्यम से होता है। जो लोचशीलता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि लोचशीलता के माध्यम से क्या नहीं होता, निर्माण क्षमता में वृद्धि नहीं होती। बाकी सब क्या है, निर्माण क्षमता में पद्धतियां हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, डाक व तार जो संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी के सहारनपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट अपन बात करें, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, जो नेचुरल जो है इनकी बात कर रहा है। तो प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत ध्यान रखना समाज है, समाज द्वारा क्या है इन्हें मान्यता प्राप्त होते हैं। तो ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत किसको माना है? समाज को माना है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट अपन बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है, हीगल के जो नव आदर्शवादी विचारक हैं हीगल, कांट, ग्रीन, तो हीगल के विचारों का नौकरशाही के संबंध में प्रतिपादित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, बिल्कुल सही है। यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है, ये भी सही है। यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है, बिल्कुल। तो यह हीगल अनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है, नहीं, योग्यता आधारित जो नौकरशाही है इसका यहाँ पर समर्थन किया गया है। अनुवांशिक नौकरशाही उपयोगी नहीं है, इसका कोई कहीं किसी विचारक ने समर्थन नहीं किया है। हालांकि अपन अगर ब्रिटेन में बात करें तो सीनेट के सदस्य, वो जो उनका उच्च सदन था, तो उसके जो सदस्य थे वो जरूर आनुवंशिक होते थे, उसके बाद वर्तमान में उसे भी समाप्त कर दिया गया है। तो नौकरशाही क्या होती है, योग्यता के आधार पर ही चुनी जाती है। तो ये आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये अपन ने उनकी चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा होगा सेशन।
तो आगे अपना सहयोग बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके कमेंट्स होते हैं आप ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें आने वाली जो भी आपके बारे में जानकारियाँ हैं वो प्राप्त हो सकें। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।